स्कीमेटिक सोर्स ऑफ लाइट के आगे हमने दो स्लिट्स रखी, स्लिट्स के आगे स्फेरिकल वेव फ्रंट बनते गए। स्फेरिकल वेव फ्रंट के कारण कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई, और कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कारण स्क्रीन के ऊपर डार्क और ब्राइट बैंड बने। ठीक है, फिर हमने ये बोला कि जो डार्क बैंड बन रहे हैं ये बैंड बन रहे हैं ड्यू टू डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और हमने ये बोला कि जो ब्राइट बैंड बन रहे हैं वो बन रहे हैं ड्यू टू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो यहाँ से हमने एक बात तो सीखी थी कल कि इंटरफेरेंस जो होएगी वो कंस्ट्रक्टिव भी होएगी और डिस्ट्रक्टिव भी होगी। कंस्ट्रक्टिव होगी तो हमने जो इक्वेशन निकाली थी उसमें हमने देखा कि इंटेंसिटी जो है वो इंक्रीज होती है, इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है। डिस्ट्रक्टिव होगी तो इंटेंसिटी क्या होता है, वो मिनिमम होगी। ठीक है, तो आज हम ये जो बैंड बन रहे हैं, चाहे डार्क हो चाहे ब्राइट बैंड हो, इन डार्क और ब्राइट बैंड जो है इनके हम ये जो डार्क और ब्राइट बैंड बन रहे हैं इनके हम इंटेंसिटी जो है उसको फाइंड आउट करेंगे, और इनकी बैंड जो है इनकी हम विड्थ को फाइंड आउट करेंगे, बैंड विड्थ। तो 68 पेज नोटबुक 2 ऑफ नोट्स, व्हाट डू यू मीन बाई बैंड विड्थ और फ्रिंज विड्थ। अब जो बैंड्स हैं मैं इनका नाम रख रहा था बैंड्स, इसको हम फ्रिंज भी बोलते हैं। अब इनकी जो मोटाई होगी उसको बोलेंगे हम विड्थ। इनकी जो मोटाई होगी, कितने मोटे होंगे ये बैंड, कितना मोटा होगा, उसको बोलेंगे हम बैंड विड्थ और फ्रिंज विड्थ। ठीक है, इन इंटरफेरेंस पैटर्न इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो बैंड विड्थ निकालेंगे हम। तो हमने क्या किया, दो स्लिट्स ले ली, एक स्लिट है ए और दूसरी स्लिट है बी। ओके, हमने दो स्लिट्स ले ली ए बी, ठीक है, और कैपिटल डी ये मान लिया डिस्टेंस है उन स्लिट्स और स्क्रीन के बीच में। कैपिटल डी इज द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन। फाइन। अब आप ऑब्जर्व करो अगर इस डायग्राम को, ये जो दो ग्रीन लाइंस आपको नजर आ रही हैं इनमें से कौन सी लाइन लंबी है और कौन सी लाइन छोटी है। कैमरा माइक ऑन करके आप मेरे को बता सकते हो। ये वाली लंबी है या ये वाली लंबी है? दिस वन है ना। इट मीन्स यहां से जो वेव निकल रही है, यहां से जो वेव निकल रही है वो कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, ये वेव जो है ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। यही मीनिंग हुआ। लंबी मीन्स ज्यादा डिस्टेंस, छोटी मीन्स कम डिस्टेंस। इट मीन्स इनके पाथ में डिफरेंस है, इनके पाथ में डिफरेंस है, और उस डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, पाथ डिफरेंस बोलते हैं। इसका पाथ छोटा है, इसका पाथ बड़ा है, तो इनके बीच के डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे, पाथ डिफरेंस। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो पाथ डिफरेंस होगा
वो होगा, पॉइंट क्या है, बीपी, यहां से लेके यहां तक बीपी, बीपी में से मैं एपी को माइनस कर दूं तो पाथ डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, तो पाथ डिफरेंस क्या होगा, बीपी माइनस एपी। तो पाथ डिफरेंस मेरे पास क्या आ गया, बीपी माइनस एपी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस पूरे पूरे एक्सप्रेशन में हम क्या करने जा रहे हैं, हमें बीपी को भी कैलकुलेट करना है, हमें एपी को भी कैलकुलेट करना है। इन दोनों को निकालेंगे, इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे और हमें पाथ डिफरेंस मिल जाएगा। ठीक है, देखते हैं कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं पीई। ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट ई है, पीई, और पी से लेके ये जो सी है इसका डिस्टेंस है एक्स। अगर मुझे पीई निकालना है, ठीक है, अब ये मैंने डिस्टेंस जो दो स्लिट्स के बीच में डिस्टेंस लिया, इसको लिया मैंने स्मॉल डी। ठीक है, ओ इसका सेंटर है, तो ये डिस्टेंस हो गया dy2, ये डिस्टेंस भी हो गया dy2। ठीक है, अब ये पैरेलल है, तो ये डिस्टेंस भी कितना आ गया dy2, और ये नीचे वाला डिस्टेंस भी c से नीचे भी डिस्टेंस c और f भी कितना आ गया dy2, और c और e भी कितना आ गया dy2। सिंपल। अब मुझे क्या निकालना है, पीई। ठीक है, मुझे ये निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे x से मैं dy2 को माइनस कर दूंगा। पीई निकालने के लिए मैं pc से ce को माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास पीई क्या आएगा, x माइनस dy2। अगर मुझे पीएफ निकालना है प्रगुण, ठीक है, ए प्रगुण बाबू सुनो, अगर मुझे पीएफ निकालना है, ठीक है, तो पीएफ निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, पीसी में dy2 ऐड कर दूंगा, पीई निकालना तो पीसी में सीई माइनस कर दूंगा, पीएफ निकालना है, मुझे ये पता है x। ठीक है, इसमें अगर ये चीज निकालनी है तो इसको माइनस कर दूंगा, अगर यहां से यहां तक निकालना है तो इसको ऐड कर दूंगा। वही मैंने किया यहां पे, मैंने पीई निकाला x माइनस dy2, मैंने पीएफ निकाला x प्लस dy2। यहां तक क्लियर हो गया सभी को? ओके फाइन। ठीक है, अब बीपी स्क्वायर देखते हैं, बीपी क्या है, ये बी ये पी, इसका स्क्वायर, यानी मैं ट्रायंगल चूज कर रहा हूं बी एफ पी। पहली ट्रायंगल कौन सी ले रहा हूं, बी एफ पी। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहा हूं, तो बीपी स्क्वायर क्या आएगा, बीपी स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस कितना है बीएफ और परपेंडिकुलर कितना है एफपी या पीएफ। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया, मैंने पाइथागोरस बीएफ का स्क्वायर प्लस पीएफ का स्क्वायर। ठीक है, यहां से मैंने स्क्वायर हटा दिया तो इधर क्या आ जाएगा, अंडर रूट। ठीक है, अब बीएफ कितना है, बीएफ है मेरे पास ये डी,
ये डिस्टेंस, ठीक है, और ये कितना है मेरे पास x प्लस dy2, परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास x प्लस dy2, वही मैंने यहां पे लिख दिया, bf की जगह लिख दिया मैंने d स्क्वायर d, और pf की जगह मैंने लिख दिया x प्लस dy2, सिंपल, ठीक है। तो यहां से मेरे पास क्या आ गया, d स्क्वायर प्लस x प्लस dy2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और उसका अंडर रूट, यही है ना। आगे चलते हैं। अब मैंने क्या किया, इस इक्वेशन से डी स्क्वायर को बाहर ले लिया। अब डी स्क्वायर जब बाहर आया तो डी स्क्वायर का अंडर रूट, तो क्या रह गया मेरे पास डी, ठीक है। यहां से डी स्क्वायर निकाला बाहर तो 1 आ गया, यहां पे डी स्क्वायर नहीं था तो डी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूं, डी स्क्वायर से डिवाइड करूं, तो जो मल्टीप्लाई किया वो तो आ गया बाहर, जो डिवाइड किया वो आ गया यहां पे। वेरी सिंपल विकास, वेरी सिंपल, ठीक है। तो d मेरा बाहर आ गया 1। अब मैं यहां पे क्या करूंगा, बाइनोमियल थ्योरम यूज करूंगा। ये मेरे पास बन गया 1 प्लस n इंटू एक्स, सॉरी 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n। ये 1, ये सारे का सारा x रेज टू पावर n, ठीक है। और बाइनोमियल थ्योरम क्या बोलती है, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया, 1 तो वैसे रहा, प्लस n 1/2 ये आ गया, इंटू एक्स, ठीक है। तो x क्या है, x प्लस dy2 का स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। आगे इसको सॉल्व करते हैं। अब दूसरी ट्राइंगल ले लो, ये मैंने निकाल लिया, क्या निकाला, बीपी। मैंने आपको क्या कहा था स्टार्टिंग में, हमें बीपी और एपी दोनों कैलकुलेट करने हैं। तो अब मैंने क्या निकाल लिया, बीपी निकाल लिया। अब मुझे क्या निकालना, एपी। एपी निकालने के लिए मुझे ये निकालना है एपी, ये निकालने के लिए मुझे ए ई पी ट्राइंगल लेनी पड़ेगी। यहां पे फिर से मैं क्या करूंगा, पाइथागोरस थ्योरम यूज करूंगा, ठीक है। वहां पे क्या था, x प्लस dy2 था, यहां क्या आएगा, x माइनस dy2, यही आएगा ना। मुझे ये डिस्टेंस लेना है तो पूरा डिस्टेंस x है, उसमें से dy2 को माइनस कर दूंगा, x माइनस dy2। क्यों वंशिका, ठीक बोल रहा हूं? तो मैंने दूसरी ट्रायंगल क्या ले ली, APE। ठीक है, इसमें फिर से पाइथागोरस थ्योरम यूज करूंगा, AP स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस PE स्क्वायर। ठीक है, AP निकाल लूंगा तो यहां पे क्या है, यहां से स्क्वायर हटाया, यहां पे क्या आ गया, अंडर रूट आ गया, 1/√1/2। ठीक है, तो अब क्या आ गया, AE क्या है, D के इक्वल है, PE क्या है, x माइनस dy2 का होल स्क्वायर। फिर वैसे ही मैंने डी स्क्वायर बाहर लिया, यहां डी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, डी स्क्वायर से डिवाइड किया, जिसको मल्टीप्लाई किया वो बाहर आ गया, रूट है ऊपर, तो यहां पे क्या बचा, सिर्फ d, जैसे हमने पिछले उसमें किया। तो यहां से मेरे पास आ गया d इंटू, वहां फिर से मैंने बाइनोमियल थ्योरम यूज की, 1 प्लस n क्या था, रेज टू पावर 1/2, तो n इंटू
एक्स क्या था मेरे पास, ये सारा एक्स था। ठीक है, अब मेरे पास बीपी भी आ गया, मेरे पास एपी भी आ गया। सौरभ धीमान, बीपी भी आ गया, एपी भी आ गया हम दोनों के पास, है ना। अब पार्ट डिफरेंस निकालते हैं। ठीक है, तो पार्ट डिफरेंस क्या आएगा, बीपी माइनस एपी। ठीक है, ये मैंने लिख दिया बीपी, ये मैंने लिख दिया एपी। आपने सिंपल सा याद रखना है बेटे कि बीपी और एपी जो है, बीपी जो होगा उसमें x प्लस dy2 और एपी होगा उसमें x माइनस dy2। अगर आप स्लिट ऊपर a ले रहे हो, नीचे आप b ले रहे हो, तो ऊपर b ले रहे हो, नीचे a ले रहे हो, तो उल्टा हो जाएगा। दोनों को सब्स्टिट्यूट कर लिया। ठीक है, अब देखते हैं, अब इस d को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो d अंदर जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या आया, d यहां पे आया, d यहां पे फिर से आ गया d। ठीक है, यहां पे d आया, एक नीचे d स्क्वायर है, तो एक d से ये स्क्वायर कट जाएगा, तो मेरे पास क्या बचा, ये चीज आ गई। यहां पे वैसे ही होगा। अब मेरे पास क्या बचा, यहां से आप एक चीज और नोट करिए, यहां पे क्या बचा 1, यहां पे क्या बचा 1, ये 1 प्लस का है, ये 1 माइनस का है, तो ये तो हो गया 0, 1 माइनस 1 0। एक 2915 है खुशी। बेटे तेरा नाम खुशी रखा है तो छुप के बैठी हुई है, खुशी तो बिल्कुल बाहर होनी चाहिए, नजर नहीं आ रही है। बहुत दिनों बाद क्लास लगाई और प्रॉपरली बैठा करो। मैंने छत थोड़ी ना देखनी है। आज मुझे पता है आपने सीलिंग करवाई है घर में। ठीक है ना, मैं भी ऐसे करता हूं, कैमरा बंद कर देता हूं। ओके, अब पढ़ो, कैसी लगेगी क्लास। ठीक है, यू शुड बी लाइव टू मी। अगर लाइव क्लासेस हैं तो लाइव होना चाहिए, आपको सामने नजर आने चाहिए। फेस से हमें समझ आ रहा नहीं आ रहा, आपका फेस देख के पता चलता है। तो डी ये दोनों, एक प्लस का डी है, एक माइनस का डी है, दोनों कट गए। ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ ये चीज बची, एक ये बचा माइनस ये बचा, जो मैंने ये लिख दिया। ठीक है, d को मैं इसके 2 के साथ लिख रहा हूं। अब 1/2d कर दिया, x प्लस dy2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2d x माइनस dy2 का होल स्क्वायर। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, 1/2d। ठीक है, तो 1/2d मैंने क्या लिया, बाहर ले लिया। ठीक है, इसका स्क्वायर खोल दिया, x स्क्वायर प्लस dy2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी d स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 2ab। ठीक है, इसका मैंने स्क्वायर ओपन कर दिया, तो माइनस बाहर रखूंगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब इस माइनस को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा। जब ये माइनस अंदर होगा तो प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और माइनस वाला क्या होगा, प्लस हो जाएगा। वेरी सिंपल। है ना। तो
अब देखते हैं, यहां एक्स स्क्वायर माइनस का है, यहां एक्स स्क्वायर प्लस का है, कट गया। यहां डी स्क्वायर बाई 4 माइनस का है, डी स्क्वायर बाई 4 प्लस का है, ये भी कैंसिल हो गया। तो बचा क्या, साथ में ये 2 से ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 2 भी कैंसिल हो गया। तो बचा क्या मेरे पास, x इंटू डी, यहां भी क्या बचा, x इंटू डी। ठीक है, तो क्या मेरे पास बचा, 1/2d, 1/2d इंटू एक्स डी प्लस एक्स डी, कितना हो गया 2xd। ठीक है, इस 2 से ये 2 भी कैंसिल हो गया, दिख रहा है आपको, विजिबल है ना? yes, हाँ, तो 1/2d इंटू, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो अब मेरे पास क्या बचा, एक्स डी अपॉन डी। तो पाथ डिफरेंस जो आया दोनों स्लिट से निकलने वाली वेव्स का, प्रगुण कल हम बात कर रहे थे स्लिट्स की, कल हम बात कर रहे थे वेव्स की, कल हम बात कर रहे थे पाथ डिफरेंस की, कल हम बात कर रहे थे फेज डिफरेंस की। तो दोनों जो स्लिट्स हैं, वहां से जो वेव्स निकल रही हैं, वहां से जो वेव फ्रंट निकल रहे हैं, उनके बीच का जो पाथ डिफरेंस है वो होगा एक्स डी अपॉन डी। ठीक बोल रहा हूं चंदन? चलो आगे देखते हैं। अब हमने ये देखना है, यहां पे पाथ डिफरेंस तो हमने निकाल लिया, ठीक है। कल हमने करा था कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी तो रिलेशन किसके किसके बीच में देख रहे थे, पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस के बीच में, ये देखा था ना हमने, ठीक है। तो आज भी हम देखते हैं कि जब ब्राइट बैंड होंगे, जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, जब ब्राइट बैंड बनेंगे, तो पाथ डिफरेंस जो होगा वो n लैम्डा के इक्वल होगा। कुछ याद आ रहा है कि वो एक्सप्रेशन हमने क्यों किया था, n टाइम्स फुल वेवलेंथ, यही निकाला था। yes. हाँ, पेजेस चेंज करेंगे आप तो आपको ये पता चलेगा कि कल हमने जो रिलेशन निकाला था वो ये निकाला था कि पाथ डिफरेंस जो होगा दोनों वेव्स का, ठीक है, वो n टाइम्स, और n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, टाइम्स द फुल वेवलेंथ। ठीक है, तो कल जो निकाला आज हम यूज कर रहे हैं यहां पे। वहां से उठाए ये रिलेशन, क्योंकि वहां पे हमने इंटरफेरेंस की बात की थी, वहां पे कल हमने ब्राइट बैंड नहीं बोला था, कल हमने बोला था कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या कंडीशन होगी। आज हम ये बोल रहे हैं जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कारण कौन बनेंगे, ब्राइट बैंड बनेंगे, उनके लिए कंडीशन यूज कर रहे हैं। यार यहां से हमें यह पता चलेगा जो बैंड विड्थ है कितनी और बैंड्स की पोजीशन कहां होगी, कहां पे होंगे बैंड्स, ठीक है। तो पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू n लैम्डा। और आपको थोड़ा सा कुछ याद होगा कि 5 मिनट पहले हमने क्या पढ़ा, पाथ डिफरेंस क्या है, एक्स डी अपॉन डी। x, it is the distance between C and P, position of the band. P means position of band. अब ये जो दो लाइनें लगाई थी ऐसे नहीं थी, वो हमने रट्टा मार लेना, क्रैम कर लेना कि ये दो लाइनें लगाई थी सर ने। ये जो पॉइंट है ये बता रहा है कि बैंड कहां पे है। हम किसी एक बैंड की बात कर रहे हैं, एक बैंड की बात करेंगे, एक बैंड से को इंटरप्रेट करेंगे और उसके बाद हमें एक रिजल्ट तक पहुंचेंगे। इसी से हम बता देंगे बाकी के बैंड्स कहां होंगे।
तो P जो है ये बैंड की पोजीशन है, ठीक है, और X क्या है, यहां सेंटर से बैंड की पोजीशन के बीच का डिस्टेंस। अब D क्या है, दोनों स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस। कैपिटल D क्या है, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन। तो तीन चीजें इन्वॉल्व हो रही हैं, ठीक है, एक डिस्टेंस ऑफ बैंड, दूसरा डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स, और तीसरा स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। तो पाथ डिफरेंस जो है, पाथ डिफरेंस हमने कल पढ़ा था n लैम्डा के इक्वल होगा जब भी ब्राइट बैंड बनेगा, और ब्राइट बैंड कब बनेगा, जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। क्लियर है? अच्छा, अब पाथ डिफरेंस क्या था, एक्स डी अपॉन डी। अब मैंने यहां पे n इंट्रोड्यूस कर दिया, n ये बताएगा कौन सा बैंड है, ठीक है। n की वैल्यू 0 होगी, n की वैल्यू 0 होगी तो सेंट्रल बैंड होगा, n की वैल्यू 1 होगी तो फर्स्ट ब्राइट बैंड होगा, n की वैल्यू 2 होगी सेकंड ब्राइट बैंड होगा, n की वैल्यू 3 होगी थर्ड ब्राइट बैंड होगा, ठीक है। तो यहां पे मैंने n इंट्रोड्यूस कर दिया, और जहां पे मैंने ये बोला कि n जो होगा इट इज इक्वल टू 0 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 एंड सो ऑन। जैसे मैं n की वैल्यू 0 पुट करूंगा, ठीक है, इस इक्वेशन में, तो x 0 इंटू डी अपॉन कैपिटल D इज इक्वल टू 0। n की वैल्यू 0, 0 इंटू लैम्डा 0, ठीक है। तो फर्स्ट ब्राइट बैंड, जो सेंट्रल ब्राइट बैंड है, वो बनेगा जब हम n की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। और ये बात पक्की है, जो सेंट्रल बैंड होगा वो ब्राइट ही होगा, जो सेंट्रल बैंड है वो क्या होगा, हमेशा ब्राइट होगा, ठीक है। अब देखते हैं फर्स्ट ब्राइट बैंड कहां बनता है। फर्स्ट ब्राइट बैंड कहां बनेगा, जब हम n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हमारा कौन सा बैंड आएगा, फर्स्ट ब्राइट बैंड आएगा। n की वैल्यू पुट कर दी किस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में, तो क्या आ गया, n की जगह 1 x1 इंटू डी अपॉन कैपिटल D, ठीक है। तो यहां क्या आएगा, 1 इंटू लैम्डा, यहां क्या आएगा, 1 इंटू लैम्डा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने x1 निकालना है, तो d को मैं इधर ले जाऊंगा तो d नीचे डिनोमिनेटर में आ गया, ठीक है, और ये कैपिटल D ऊपर चला जाएगा, तो मेरे पास x1 क्या आ गया, लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, ठीक है। और ये है पोजीशन ऑफ फर्स्ट ब्राइट बैंड, this is the position of first bright band, ठीक है। सेकंड ब्राइट बैंड निकाल लेते हैं, तो सेकंड ब्राइट बैंड निकालने के लिए मुझे n की वैल्यू क्या पुट करनी है, 2। n की वैल्यू मैंने पुट की 2,
तो x2 इंटू डी इज इक्वल टू 2 इंटू लेमडा। ठीक है, तो यहां से x2 निकाल लूंगा मैं, ये निकाल लिया 2 लेमडा इंटू कैपिटल डी अपॉन डी, यहां पे 1 इंटू लेमडा कैपिटल डी अपॉन डी, यहां पे 2 इंटू लेमडा कैपिटल डी अपॉन डी। इसी तरह से हम थर्ड ब्राइट बैंड निकालना हो तो x3 आएगा 3 इंटू लेमडा कैपिटल डी अपॉन डी। फोर्थ ब्राइट बैंड निकालना है x4 इज इक्वल टू 4 लेमडा कैपिटल डी अपॉन डी। ठीक है, तो यहां से हमें पोजीशन, अब x क्या था बेटे, x था डिस्टेंस, x क्या था, डिस्टेंस था, कहां से, सेंटर से, कहां का, पोजीशन ऑफ बैंड का। तो x1 क्या आ गया, पहले बैंड की पोजीशन, x2 क्या आ गई, सेकंड ब्राइट बैंड की पोजीशन, x3 क्या आ गई, थर्ड ब्राइट बैंड की पोजीशन, x4 क्या आई, फोर्थ ब्राइट बैंड की पोजीशन, x5 क्या होगी, फिफ्थ ब्राइट बैंड की पोजीशन। ठीक है, हमने अभी ब्राइट बैंड के बारे में बात कर ली, अब हम बात करेंगे डार्क बैंड की। ठीक है, तो डार्क बैंड जो होंगे कहां बनेंगे, उससे पहले हम बैंड विड्थ निकाल लेते हैं ब्राइट बैंड की। ठीक है, अगर ब्राइट बैंड की बैंड विड्थ निकालनी है तो आप x1 माइनस x0 भी कर सकते हो, x2 माइनस x1 भी कर सकते हो, x3 माइनस x2 भी कर सकते हो। ठीक है, तो x1 क्या था, लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d माइनस ये क्या था 0, तो बैंडविड्थ कितनी आ गई, लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। अगर x2 करते हो तो 2 लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d माइनस x1 क्या था, लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, 2 में से एक गया तो क्या बचा, लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। तो आप देखो ये दोनों बैंडविड्थ सेम है। ठीक है, तो मतलब जितने भी ब्राइट बैंड बनने वाले हैं, जितने भी ब्राइट बैंड बनेंगे, उनकी बैंडविड्थ, उनकी थिकनेस जो होगी, उनकी विड्थ जो होगी वो सेम होगी, सभी बराबर होंगे साइज में। अब देखते हैं जो डार्क बैंड बन रहे हैं क्या वो भी बराबर होंगे और उनकी बैंडविड्थ कैसे निकालेंगे। तो अगर मैं डार्क बैंड की बात करने जा रहा हूं, ठीक है, तो उस केस में कंडीशन क्या होती है, ठीक है, कि पाथ डिफरेंस जो होगा, जो पाथ डिफरेंस होगा वो किसके इक्वल होगा, 2 इंटू n माइनस 1 इंटू हाफ ऑफ वेवलेंथ। कल किया हमने 2n माइनस 1 इंटू हाफ ऑफ वेवलेंथ, ये कंडीशन निकाली थी। ठीक है, तो ये कंडीशन है वो कि पाथ डिफरेंस जो होगा ठीक है, तो जब अगर आप दो ब्राइट बैंड जो हैं उनका डिफरेंस निकाल लेंगे, जैसे अभी हमने ये किया,
एक ब्राइट बैंड ये है, ठीक है, एक ब्राइट बैंड ये है, ये x 0 पे है और ये x 1 पे है। जब मैं x 1 में से x 0 को माइनस करूंगा तो मुझे ये डिस्टेंस मिलेगा, ये गैप मिलेगा। यानी जब मैं x 1 माइनस x 0 कर रहा हूं तो मुझे बैंड विड्थ मिल रही है डार्क बैंड की। ठीक है, अब मुझे बैंड विड्थ निकालनी है ब्राइट बैंड की। तो ये जो लैम्डा डी अपॉन कैपिटल लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी है, ये बैंड विड्थ है किसकी? डार्क बैंड की। ठीक है, अगर मुझे ब्राइट बैंड की बात करनी है, ठीक है, तो उस केस में पाथ डिफरेंस ये क्या होगा? 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा बाई 2। ठीक है, अब इस केस में आपने बस एक चीज का ध्यान रखना है कि आप अब n की वैल्यू जो है वो आप 0 1 2 3 नहीं करोगे, क्योंकि 0 हमने लिया था सेंट्रल बैंड के लिए, और यूनिवर्सली ट्रू कि सेंट्रल जो बैंड होगा वो हमेशा ब्राइट होगा। ठीक है, तो जब आप दूसरा केस करने जा रहे हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाला, ठीक है, तो उसमें कंडीशन क्या है? 2n जो पार्ट डिफरेंस होगा इट इज इक्वल टू 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा बाई 2। ओके, पर इस केस में मैं फिर से बोलूंगा n की वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन आप ले सकते हो, 0 नहीं लेंगे, क्योंकि हमने जब n की वैल्यू 0 ली थी तो हमारा कौन सा बैंड बना था? ब्राइट बैंड बना था, और ब्राइट बैंड कौन सा था? सेंट्रल ब्राइट बैंड। अब सेंट्रल बैंड तो ब्राइट है, फर्स्ट बैंड कुड बी डार्क, कुड बी ब्राइट। समझ रहे हो? तो अब ब्राइट है, ब्राइट के बाद डार्क आएगा, डार्क के बाद फिर ब्राइट आएगा, फिर डार्क आएगा, फिर ब्राइट आएगा। तो n की वैल्यू जैसे ही आप यहां पे 1 पुट करोगे, ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा आपके पास? 2 इंटू 1 माइनस 1, तो 2 इंटू 1 2 माइनस 1 1 इंटू लैम्डा बाई 2। तो पार्ट डिफरेंस क्या आ गया? 2 इंटू 1 माइनस 1 इंटू लैम्डा बाई 2, और पार्ट डिफरेंस था क्या? x n इंटू कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। यही था? नहीं नहीं, ये नहीं था, हाँ स्मॉल d ऊपर था। x इंटू स्मॉल d अपॉन कैपिटल D, मैं भूल गया। तो x इंटू एन स्मॉल d अपॉन कैपिटल D, जब n की वैल्यू हमने 1 पुट की, ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा? x1, ठीक है, इज इक्वल टू 2 इंटू 1 2 माइनस 1 1 इंटू लैम्डा बाई 2। ठीक है, यहां से आप फाइंड आउट कर सकते हो x1। तो x1 क्या आ जाएगा? लैम्डा इंटू कैपिटल D, ये इधर चला गया ऊपर, और ये नीचे अपॉन 2 स्मॉल d। ठीक है, इसी तरह से जब आप
एन की वैल्यू 2 पुट करोगे, एन इज इक्वल टू 2, तो एक्स 2 इंटू स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी इंटू 2 माइनस 1 इन, अरे क्या, -1 2 इंटू 2 माइनस 1 इंटू लैम्डा बाई 2। ठीक है, तो यहां से x2 आप कैलकुलेट, 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 1 3 लैम्डा बाई 2, तो x2 d अपॉन कैपिटल D इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 2। यहां से आप x2 निकाल सकते हो, x2 क्या आएगा 3/2 लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, तो 3/2 क्या होता है 1.5। ठीक है, 1.5 से आप 1 को माइनस करो, हाफ को माइनस करो, ठीक है। तो अगर आपने x2 माइनस x1 किया तो क्या आएगा 3/2 लैम्डा कैपिटल D अपॉन D माइनस 1/2 लैम्डा कैपिटल D अपॉन D। तो मेरे पास यहां पे फिर क्या आएगा लैम्डा कैपिटल D अपॉन D, x2 माइनस x1। इसी तरह से x3 माइनस x2 करोगे, ये भी क्या आएगा लैम्डा कैपिटल D अपॉन D। इसी तरह से x4 माइनस x3 करोगे, ये भी क्या आएगा लैम्डा कैपिटल D अपॉन D। अब आपने ऑब्जर्व किया कि जो डार्क बैंड था उसकी बैंड विड्थ भी कितनी थी लैम्डा कैपिटल D अपॉन D। अगर आप ये दो डार्क बैंड को माइनस कर रहे हो आप, तो ब्राइट बैंड की थिकनेस मिलेगी। दो ब्राइट बैंड को पोजीशन को माइनस करोगे तो डार्क बैंड की थिकनेस मिलेगी। तो यहां से हमें जो ब्राइट बैंड है उसकी थिकनेस भी कितनी आई लैम्डा D/2 लैम्डा D अपॉन स्मॉल d। इसका मतलब जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है ऑन द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, उसमें जो बैंड बन रहे हैं चाहे वो ब्राइट बैंड हो चाहे डार्क बैंड हो, दोनों की विड्थ जो होगी वो सेम होगी। जितना मोटा डार्क बैंड होगा उतना ही मोटा ब्राइट बैंड होगा। ठीक है, तो आपने यहां से दोनों जो हैं उनकी विड्थ निकाल ली बैंड्स की, साथ में क्या निकाला पोजीशन भी निकाल ली, और क्या निकाला पाथ डिफरेंस निकाला। पाथ डिफरेंस आपने निकाल लिया। पाथ डिफरेंस के कल हमने जो कंडीशन फाइंड की थी कि पाथ डिफरेंस जो होगा उसका वेवलेंथ के साथ क्या रिलेशन होगा, उसको यूज किया और आपने बैंडविड्थ निकाल ली। बहुत सिंपल है। मैं बताऊं आज से पहले मुझे भी टफ लगता था, आज बहुत आसान लग रहा है। ठीक है, तो बैंड विड्थ ब्राइट बैंड की चाहे डार्क बैंड है उसकी बैंड विड्थ कितनी होगी लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। लैम्डा जो वेव्स निकल रही हैं उनकी वेवलेंथ है। ठीक है, हमने बोला कि कोहेरेंट सोर्सेज होंगे तो वेव्स की फ्रीक्वेंसी सेम होगी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी न्यू सेम होगी। C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। C कांस्टेंट है, तो जो अगर फ्रीक्वेंसी सेम होगी तो वेवलेंथ भी सेम होगी। तो हमारे एक्सप्रेशन में पीछे जब हमने स्टार्ट किया था, पिछला एक्सप्रेशन जो किया था जिसमें हमने y1 प्लस y2 निकाला था, वहां फ्रीक्वेंसी लेके चल रहे थे ओमेगा। ठीक है, एंड में पहुंचे तो वेवलेंथ पे आ गई बात। ठीक है, अभी क्या यूज हो रही है लाइट की वेवलेंथ यूज हो रही है। ठीक है, तो इसीलिए उसने जब भी एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने क्या किया कि जो कोहेरेंट सोर्सेज लिए
ताकि वो सोर्सेज जो हैं जो लाइट वेव्स एमिट करे वो लाइट वेव्स की फ्रीक्वेंसी सेम हो। फ्रीक्वेंसी सेम हो मतलब उनकी वेवलेंथ सेम हो। ऐसे तो सुपर इम्पोज तो कोई भी वेव्स हो जाएंगी। मैं और तरुण गाना गाएं, तरुण तो वैसे डांस करता है अच्छा, पर मैं और तरुण अगर गाना गाएं तो मेरी फ्रीक्वेंसी अलग होगी, तरुण की अलग होगी। इकट्ठे गाना गाएं तो सुपर इम्पोज तो होगी, पर अगर हम दोनों गाना गाएंगे तो इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव ही होगी, समझ किसी को नहीं आएगा। पर जब कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट ले रहे हैं तो जो इंटरफेरेंस हो रही है वो कंस्ट्रक्टिव भी हो रही है, डिस्ट्रक्टिव भी हो रही है। समझने वाली बात है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज होती है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिक्रीज होती है। ठीक है, तो दो तरह के बैंड बने। ठीक है, एक बैंड आ गया ब्राइट बैंड, दूसरा बैंड आ गया डार्क बैंड। अच्छा, ब्राइट और डार्क बैंड बने, दोनों की थिकनेस सेम, बैंड विड्थ सेम। तो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी इस चैप्टर को स्टार्ट करो तो पहले पिछला एक्सप्रेशन करो, ठीक है, पार्ट डिफरेंस निकाल लो और रिलेशन निकाल लो उसका, फिर इस एक्सप्रेशन को जब आप करोगे देन यू विल फाइंड रिजल्ट इज बहुत आसान है निकालना। ठीक है, अगर हम फ्रिंज पैटर्न बनाएं इसका, तो फ्रिंज पैटर्न होता है हाइपरबोला। अगर जो बैंड्स बन रहे हैं, ठीक है, कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट के कारण जो बैंड्स बन रहे हैं उनका फ्रिंज पैटर्न कैसा होगा, तो फ्रिंज पैटर्न होता है हाइपरबोला। और ये कब होगा, जब डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट्स इज वेरी लार्ज। अब हाइपरबोला पता क्या होता है? हाइपरबोला कुछ इस तरह की फिगर होती है। यही होती है। तीन चीजें पढ़ी, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला। तो फ्रिंज पैटर्न जो होगा, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हम कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट यूज कर रहे हैं। अगर डिस्टेंस जो है वो बिटवीन द स्क्रीन एंड द सोर्स स्लिट्स अगर ये बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू बैंड विड्थ, तो उस केस में जो पैटर्न बनेगा, फ्रिंज पैटर्न जो बनेगा, दैट विल बी हाइपरबोला। ठीक है, दूसरा ये बोलता है कि अगर हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर अगर हम सोर्स ऑफ लाइट जो है उसको मोनोक्रोमेटिक से हटा के कोई और सोर्स ऑफ लाइट रख दे तो क्या होगा? तो बैंड विड्थ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? ठीक है, एक सोर्स है, उसकी फ्रिक्वेंसी अलग है, उसकी वेवलेंथ अलग है लाइट की। कोई और सोर्स रखेंगे, उसकी वेवलेंथ और उसकी फ्रिक्वेंसी अलग होगी। सिंपल सी बात है। मतलब कि अगर मैं एक सोर्स यूज कर रहा हूं, उसकी जगह मैं कोई दूसरा सोर्स ले आऊं और ऐसा सोर्स ले आऊं जिसकी वेवलेंथ जो है स्मॉल है, तो हमने रिजल्ट में क्या देखा कि जो बैंड विड्थ है, मान लो बैंड विड्थ को मैं रिप्रेजेंट करता हूं बीटा से, क्या था? लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। अब डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड स्क्रीन कांस्टेंट फिक्स, ठीक है, दो स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस भी फिक्स,
सिर्फ हमने जो सोर्स था इसको चेंज कर दिया। सोर्स चेंज करने से क्या चेंज होगा? सोर्स चेंज करने से चेंज क्या होगा? सोर्स चेंज करने से चेंज होगी सिर्फ वेवलेंथ। तो अगर वेवलेंथ कम होगी तो बैंडविड्थ कम होगी, वेवलेंथ ज्यादा होगी तो बैंडविड्थ भी क्या होगी? ज्यादा होगी, क्योंकि बैंडविड्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। अब यही क्वेश्चन अगर आप वेवलेंथ के उसमें पूछ रहे हैं, अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। ठीक है, यहां से अगर आप लैम्डा निकाल लेते हो c अपॉन न्यू। ठीक है, अगर c अपॉन न्यू में यहां लैम्डा की जगह c अपॉन न्यू लिख दो, तो अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो बैंडविड्थ कम होगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी तो बैंडविड्थ ज्यादा होगी। है ना सिंपल। वेवलेंथ के केस में पूछ ले कि सोर्स जो है हमने उसको रिप्लेस कर दिया ऑफ स्मॉलर वेवलेंथ। ठीक है, तो वेवलेंथ के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी बैंडविड्थ। अगर बोलेगा कि हमने सोर्स को रिप्लेस कर दिया ऑफ स्मॉलर फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी स्मॉल होगी तो बैंडविड्थ इंक्रीज होगी, है ना। तो अगर स्मॉलर फ्रीक्वेंसी की वेव्स होंगी तो जो बैंडविड्थ होगी, डार्क बैंड हो चाहे ब्राइट बैंड हो, इनकी बैंडविड्थ जो होगी वो ज्यादा होगी। यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है, एक और क्वेश्चन है कि क्या इंटरफेरेंस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे करती है? हमने कल भी ये बात की थी कि इंटरफेरेंस जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है उसको ओबे करती है, कि जो एनर्जी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाली थी वो कहां शिफ्ट हो जाती है? वो शिफ्ट हो जाती है इन द रीजन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है तमन्ना, कि जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के जो रीजन की जो एनर्जी थी, क्योंकि वहां पे तो डार्कनेस है, इंटेंसिटी कम हो गई। ठीक है, तो वो जो एनर्जी होगी वो कहां शिफ्ट होगी? इन द टू द रीजन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इसलिए जो इंटरफेरेंस है ऑफ लाइट, इट ओबेज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, आगे है कि अगर हम सोर्स ऑफ लाइट जो है यूज कर रहे हैं इंटरफेरेंस यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, जो सोर्स ऑफ लाइट यूज कर रहे हैं, अगर वो सोर्स ऑफ लाइट व्हाइट हो, व्हाइट लाइट एमिट करे सोर्स, अगर सोर्स ऑफ लाइट व्हाइट हो तो क्या होगा? तो बैंड तो वैसे ही बनेंगे, डार्क और ब्राइट बैंड बनेंगे, पर बैंड कलर्ड होंगे। बैंड्स कैसे होंगे? अगर सोर्स ऑफ लाइट कैसा होगा? व्हाइट सोर्स होगा लाइट का, तो जो बैंड्स बनेंगे वो बैंड्स कैसे होंगे? कलर्ड होंगे। ठीक है, अब इंटरफेरेंस को सस्टेन करने के लिए कोई दो कंडीशंस बताइए। ठीक है, तो दो कंडीशंस यही हैं, दो क्या मैं चार ही बता देता हूं, कि सोर्सेज ऑफ लाइट मस्ट बी कोहेरेंट। ठीक है, दूसरा सोर्स जो होना चाहिए मोनोक्रोमेटिक भी होना चाहिए। तीसरा एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए। फोर्थ, दोनों सोर्सेज क्लोज होने चाहिए ईच अदर। अब सोर्स क्या है? यहां पे हमने एक्सपेरिमेंट किया, सोर्स क्या था? स्लिट्स थी, तो स्लिट्स जो है वो क्लोज होनी चाहिए। तो थ्योरी को अगर आप पढ़ोगे तो यू विल फाइंड दैट द स्लिट्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। यहां पे मैंने लिखा नहीं, मैंने बताया नहीं, पर अगर आप थ्योरी को रीड करोगे तो कंस्ट्रक्शन को रीड करोगे तो यू विल फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड स्क्रीन, एंड यू विल फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स, एंड बोथ स्लिट्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। अब एक और क्वेश्चन है कि इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं मिलता है कब? जब दोनों स्लिट्स जो हैं एक दूसरे के बहुत क्लोज हो,
बहुत क्लोज मतलब इनफाइनाइटली क्लोज टू ईच अदर, बहुत क्लोज। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस स्मॉल डी। ठीक है, तो डी क्या आ गया, इन्फिनिटी, एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी जीरो, तो बैंडविड्थ क्या होगी, जीरो। अगर बैंडविड्थ जीरो होगी मतलब कोई भी इंटरफेरेंस पैटर्न हमें नजर नहीं आएगा। और यही क्वेश्चन है कि अगर फ्रिंजेस जो हैं या स्लिट्स जो हैं बहुत क्लोज होंगी एक दूसरे के, तो कोई भी इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं बनेगा। ऐसा क्यों, तो रीजन है कि जो बीटा है लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, अब ये डी जो है ये हो गया इन्फिनिटी, नहीं सॉरी इन्फिनिटी नहीं सॉरी जीरो। बहुत क्लोज होंगी तो डिस्टेंस जो है स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस ये डी बहुत क्लोज होंगी तो डी क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, एनीथिंग अपॉन जीरो इन्फिनिटी। अब एक बैंड जो है सेंट्रल बैंड इनफाइनाइट मोटा होगा तो बाकी बैंड कहां नजर आएंगे, तो इसलिए कोई भी इंटरफेरेंस पैटर्न हमें नहीं दिखता है जब दोनों स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस बहुत कम हो, लगभग जीरो हो। यानी d जो है स्मॉल d जो है इट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब कई बार आपने देखा ऑयल है, मिट्टी का तेल है, किसी कंटेनर में डाल दो, कैरोसिन ऑयल को किसी कंटेनर के ऊपर डाल दो या कोई भी ऑयल ले लो किसी कंटेनर के कहीं भी डाल दो कंटेनर के अंदर। ठीक है, उसके ऊपर पानी फेंक दो तो आप ऑब्जर्व करोगे वो पानी जो होगा कैसा नजर आता है, देखा है कभी शगुन, देखा आपने, कौन सी गेम खेल रहे हो, कैमरा बंद करके, मैंने तो तुम्हें गुड मॉर्निंग बोला। अब देखो वंशिका सोई हुई है पिल्लो लेके, डिनर करने गई है अभी। मुझे अच्छा भी लगता है, हंसी भी आती है, चलने दो। तो ऑयल के ऊपर जब हम वाटर गिराते हैं तो वाटर जो होता है उसकी एक फिल्म बन जाती है, लेयर बन जाती है, वो लेयर कलर्ड दिखाई देती है हमें। तो वहां पे भी क्या हो रहा है, वहां पे भी जो रेज रिफ्लेक्ट होके आ रही हैं ऑयल से, ठीक है, वो रेज कोहेरेंट हो जाती हैं, वो रेज कोहेरेंट हो जाती हैं। और जैसे ये रेज कोहेरेंट होती हैं, अब रेज वेव्स, वेव ऑप्टिक्स है तो वेव्स बोल लेंगे, अदरवाइज रेज बोल लेंगे। ठीक है, तो वेव्स जो भी आ रही है वाटर से रिफ्लेक्ट होके, हमने हाइजन प्रिंसिपल में हमने प्रूव किया हुआ है कि वेव्स मींस वेव फ्रंट, वो भी क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है, उसका भी रिफ्लेक्शन भी होता है और उसका रिफ्रैक्शन भी होता है। ठीक है, तो जो भी वेव्स या वेव फ्रंट जो है वो रिफ्लेक्ट होके आता है वो कोहेरेंट हो जाता है और उनकी फिर क्या होती है, इंटरफेरेंस होती है। ठीक है, अब सन से आने वाली लाइट कैसी है, व्हाइट लाइट है, और जब भी व्हाइट लाइट होगी, ठीक है, तो बैंड कैसे बनेंगे, कलर्ड।
इसलिए ऑयल के ऊपर जो वाटर की फिल्म होती है वो कैसी दिखाई देती है, वो कलर्ड दिखाई देती है। समझ गए? तो हमने ये देखते थे यार, ये तेल गिरा हुआ है, इसके ऊपर पानी गिराया तो पानी कैसा नजर आ रहा है, वो कलर्ड नजर आ रहा है, रंग कहां से आ गया उसमें? तो दैट इज ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट वेव्स जो वापिस आ रही हैं वो कोहेरेंट हो जाएंगी, कोहेरेंट हो जाएंगी, उसके बाद उनकी इंटरफेरेंस होगी। इंटरफेरेंस, अब लाइट का सोर्स कैसा है, व्हाइट लाइट का सोर्स है, तो इसलिए जो बैंड बनेंगे वो कैसे बनेंगे, कलर्ड बनेंगे। इसलिए वो फिल्म जो है हमें कैसी दिखाई देती है, वो कलर्ड दिखाई देती है। ठीक है, एक और चीज है, ये रिलेशन आपने याद रखना है। इंटेंसिटीज हैं ये, इंटेंसिटी ये क्या है, बैंडविड्थ है। ठीक है, और ये क्या है, एम्पलीट्यूड है। इंटेंसिटी जो है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, पहले भी किया हमने। ठीक है, इंटेंसिटी जो है वो बैंडविड्थ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। दो चीजें याद रखनी, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड, ठीक है, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, एंड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैंडविड्थ। ठीक है, तो ये रिलेशन आप याद रखोगे, I1/I2 इज इक्वल टू β1/β2 a²/b²। अब मैक्सिमा की इंटेंसिटी अगर आपने फाइंड आउट करनी है कि मैक्सिमा कितना ब्राइट होगा, मैक्सिमा मींस ब्राइट बैंड, मैक्सिमा मींस ब्राइट बैंड, वो कितना ब्राइट होगा। ठीक है, तो एक वेव का एम्पलीट्यूड दूसरी वेव का इंटरफेरेंस तो तभी होगी जब दो वेव सुपर इंपोज करेंगी। यही पढ़ा ना हमने, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। ठीक है, तो इंटेंसिटी, एक वेव की इंटेंसिटी, जो इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा, यानी मैक्सिमा मींस ब्राइट बैंड, यहां पे मैं लिख देता हूं ब्राइट बैंड। वो कितना चमकदार होगा, कितना ब्राइट होगा। ठीक है, तो एक वेव का एम्पलीट्यूड प्लस दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड, उन दोनों का होल स्क्वायर। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ मिनिमा, एक वेव का एम्पलीट्यूड माइनस दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड, दोनों का होल स्क्वायर। फाइन। खुशी, गुड मॉर्निंग, सामने आओ बेटे। हाँ, समझ में आया कि अगर मैक्सिमा ब्राइट बैंड है, उसकी मुझे इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, तो दोनों वेव के एम्पलीट्यूड मुझे पता होने चाहिए। ठीक है, उन दोनों के एम्पलीट्यूड को मैं ऐड करूंगा, उसका होल स्क्वायर निकाल लूंगा, आई विल गेट द इंटेंसिटी ऑफ ब्राइट बैंड। अगर डार्क बैंड की इंटेंसिटी निकालनी है, दोनों वेव्स जो हैं उनके एम्पलीट्यूड को माइनस करूंगा, उसका होल स्क्वायर कर दूंगा। मैंने 2 + 3 जो है 5 हो गया, 5 का होल स्क्वायर करूंगा 25 हो गया। अब 3 - 2 करूंगा तो 3 - 2 1, 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1, यानी अगर कम होगा उसका स्क्वायर करूंगा तो और कम हो जाएगा, ज्यादा होगा उसका स्क्वायर करूंगा तो और ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। अब इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, वो देख लेना आप। की रेशियो दे रखी है आपको, बैंडविड्थ की, एक β1 दूसरी β2। β1 आपको 1 दे रखी है, β2 आपको 4 दे रखी है। तो बैंडविड्थ, और हमें आपको निकालना क्या है इसमें,
आपको निकालना है इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, तो आपको पता है बैंडविड्थ और एम्पलीट्यूड के बीच में रिलेशन यहां से मैंने अभी बताया, याद रखो ये रिलेशन है एम्पलीट्यूड और बैंडविड्थ के बीच में। ठीक है, ये रिलेशन यूज करोगे आप, 1/4 a स्क्वायर b स्क्वायर, यहां से a1 आ गया और b2 आ गया। अब मैक्सिमा की निकालनी है तो 1 + 2 का होल स्क्वायर 3 का होल स्क्वायर 9। मिनिमा की निकालनी है तो 1 - 2 का होल स्क्वायर -1 - 1 का स्क्वायर 1 आ गई। ठीक है, एक और न्यूमेरिकल है कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में रेशियो ऑफ इंटेंसिटी इज 4:9। ठीक है, आप इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा निकालिए। तो यहां पे वही रिलेशन है, हमें निकालना क्या होगा, ए और बी निकालने हैं, तो रिलेशन वही यूज करेंगे। आप उसने इंटेंसिटीज दे रखी हैं तो ये वाला रिलेशन यूज करेंगे हम। ए बी निकालो, ए और बी को ऐड करो तो मैक्सिमा की आ जाए, ऐड करके स्क्वायर कर दो मैक्सिमा आ जाएगा। ठीक है, और माइनस करोगे तो मिनिमा की इंटेंसिटी आ जाएगी। तो ये आप देख लेना इसको। ठीक है, तो कल हमारा जो टॉपिक रहेगा उस टॉपिक का नाम होगा डाइफ्रैक्शन।